एक जब ये सीएए का यहाँ दिल्ली में भारत के मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित चाइना के पैसे से बहुत सारे लोग बड़े नैरेटिव खड़े कर रहे थे, उस वक्त जेएनयू में पढ़ने वाले किसी एक शख्स ने बहुत चिल्ला के ये कहा कि जो आसाम के पास जो पूरा एक कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, इसको हम अलग कर देंगे। तो मुझे लगा कि जब पाकिस्तान की बात होती थी, कश्मीर की बात होती थी, तो कश्मीर से हमेशा ये थ्रेट दिया जाता था कि साहब कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास चला जाएगा और तमाम सारी चीज़ें, वहाँ का पूरा हुकूमत और वहाँ का पूरा व्यवस्था सब उनके साथ थी। लेकिन मैंने देखा कि 370 और 35 हटने के बाद से पहली बार इस किस्म के जो बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, ये बात अलग है कि 45 साल तक वहाँ पे एमए ही करते रहते हैं लोग, उसमें एक लड़के ने ये बात कही कि हम चिकन नेक को अलग कर देंगे। इस बात को हो सकता है कि लोगों ने स्लोगन में इसको इग्नोर कर दिया हो, लेकिन आप स्ट्रेटेजिक अफेयर के एक्सपर्ट हैं और उस इलाके के बारे में ज़्यादा जानते हैं। चिकन नेक की महत्वता क्या है? क्योंकि उसके बाद वहाँ डोकलाम भी होता है और जनरल सिन्हा भी इस किस्म की वार्निंग कई बार देते रहे हैं। तो आपकी निगाह में चिकन नेक क्या है और इसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं? हम अगर इंटरनल मामला से देखें, सिर्फ मिलिट्री के एंगल से न देखें, पॉपुलेशन के एंगल से देखें, तो जो 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 आसाम में 13 ज़िले मैंने कहा वो मुसलमानों ने पूरे तौर इस ये क्या उस तरफ बढ़ रहा है, या जो उस लड़के ने बात कही थी उसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई है जो देश नहीं समझ पा रहा? नहीं, देखिए, ये शर्जिल इमाम ने जो ये बात कही, उसको आश्वासन कहाँ से मिला? उसको आश्वासन कहाँ से मिला? उसको आश्वासन शायद उसको लगा होगा या लग रहा हो कि ज़मीनी हकीकत ये है कि ये मुमकिन है, क्योंकि पिछले कई सालों में इस तरह का डेमोग्राफिक एग्रेशन हुआ है जिसके कारण वहाँ पर एंटी इंडिया एलिमेंट्स उस इलाके में, ये चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एरिया है, वहाँ पे इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के स्थिति में इलीगल माइग्रेंट्स हैं। उसको इस बात से आश्वासन मिला। इस बात से भी उसको आश्वासन मिला होगा कि चीन वो चाहता है कि किसी तरीके से उस चिकन नेक को, जिसका जो कि 60 किलोमीटर लंबा है और 22 किलोमीटर चौड़ा है, उसको पेनिट्रेट करके और वो सीधे बांग्लादेश में घुस जाए, और बांग्लादेश में घुस के उसके बाद वो आपके बे ऑफ बंगाल तक, जिसको मैं हमेशा चुम्बी चिटागोंग कॉरिडोर बोलता हूँ, या इसको चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर आप कह सकते हैं। ये जितने कॉरिडोर्स आप देख रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि ये अलग अलग जो लैंड लॉक्ड एरियाज़ हैं। अब इनका तो पूरा जो समुंदर का वो है, जो एक्सेस है, वो इनके ईस्टर्न पोर्शन से है, चाइना का शंघाई और वो वाला इलाका। लेकिन तिब्बत हुआ, जिंगजियांग हुआ, आपके यूनान हुआ, तो यूनान में तो पहले ही इन्होंने वो सिटवे चॉकफ्यू, वो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। तिब्बत के लिए चाइना बंगाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान, ये जिंगजियांग के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो दीज आर वेरियस आउटलेट्स टू द सी, जिसको ये आप एक तरह से मैरीटाइम सिल्क रूट भी कह सकते हैं, जो पुराने ज़माने में जो होती थी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको तो मालूम है कि डेमोग्राफिक एग्रेशन तो शुरू से रहा है यहाँ पे। 1950 में इमिग्रेंट्स एक्ट बनाया गया था। उस समय हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कांग्रेसी लोग, कुछ पैट्रियट्स थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरह की समस्या हम सामना कर रहे हैं असम में, अगर नहीं रोका गया तो ये ज़मीन चली जाएगी, और ऐसे भी वहाँ के रिसोर्सेज और लॉ एंड ऑर्डर पर ये इलीगल माइग्रेशन का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो इन्होंने इमिग्रेंट्स एक्ट ब्रैकेट में एक्सपल्शन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट बनाया। फिर आपको मालूम हुआ ये फिर भी नहीं थमा। आपके ज्योति बासु जैसे देशद्रोही लोग सत्ता में आए। आपको मालूम है कि उन्होंने क्या कहा था, ये जब बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में,
उन्होंने ये कहा था कि मैं भारत के प्रोलेटेरिएट और बांग्लादेश के प्रोलेटेरिएट में मैं कोई अंतर नहीं मानता हूँ। तो ये तो ओपन इनविटेशन था, ठीक है। वही ज्योति बासु जो कि चाइनीज़ को इनवाइट करने के लिए 62 में खड़े हुए थे, ठीक है। तो ये उस समय हुआ। फिर आपको आसाम एजिटेशन हुआ, बहुत ही जेन्युइन एजिटेशन था। राजीव गांधी ने 85 में एकॉर्ड साइन किया। एकॉर्ड के बाद उन्होंने IMDT एक्ट बनाया। अब वो IMDT एक्ट का ये था कि फॉरेनर्स एक्ट के विपरीत IMDT एक्ट में द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट सो एंड सो इज एन इलीगल माइग्रेंट इज लाइज ऑन द पर्सन हु इज एक्यूजिंग। ओके। तो आप क्यों लफड़े में खड़े? तो राजीव गांधी ने एक तरफ तो ये असम एकॉर्ड किया, दूसरी तरफ उसको गर्भ में ही मार दिया ये IMDT को लाके। उसके बाद से ये सिलसिला चालू रहा। तो ये फिर 98 में आपने बिल्कुल सही आपने फरमाया कि जनरल सिन्हा उस समय गवर्नर थे और उन्होंने बड़ी, वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है, वो गृह मंत्रालय को उन्होंने, सरकार को चिट्ठी लिखी एज गवर्नर, और उन्होंने लिखा कि 10 जिले जो हैं, ठीक है, अगर आप असम का मैप देखो तो एक चिड़िया की तरह, 2 विंग्स और एक ये दोनों विंग्स और उसके मेन बॉडी में ये 10 डिस्ट्रिक्ट, बानपेटा, ये डुबरी, मोरेगांव, नौगांव, करीमगंज, बारपेटा, ये और कई ऐसे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ऑलरेडी उन्होंने कहा ये मुस्लिम मेजॉरिटी हो गए हैं, ये इलीगल माइग्रेंट। लेकिन जो खास बात उन्होंने कही, और ये बड़ा प्रेसिएंट बात है, दूरदृष्टि वाली बात है, कि उन्होंने कहा कि सारा हिंदुस्तान ये सोचता है कि आसाम का प्रॉब्लम ये आसाम का प्रॉब्लम नहीं, ये हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है। लाइक सेम इन कश्मीर, ये कश्मीरी ये हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर इस फिनोमिनन को नहीं रोका गया, ये डेमोग्राफिक असॉल्ट को, तो जो हमारा चिकन नेक खतरे में हो जाएगा, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग अलग हो जाएगा। ये इस चिट्ठी को लिख के उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया, ग्रेव कंसर्न उन्होंने जाहिर किया था। उसके बाद भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद भी कोई, क्योंकि वो हम तो उनको हमेशा वोट बैंक के नजरिए से देखते, दिल्ली में भी जो सरकारें थी वो भी यही सोचती थी, वोट बैंक के नजरिए से देखते रहे। और कई बार क्या होता है पुष्पेंद्र जी, कि हम ना, अब शेख हसीना है वहाँ पे, अच्छी बात है, मैं जानता हूँ उस देश को, और कई बार मैं बांग्लादेश गया भी हूँ अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, ठीक है ना। अच्छी बात है, आपको एक फ्रेंडली आपकी प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश का उन्नति भी काफ़ी हो रहा है इनके नीचे। लेकिन आप ये मत भूलें कि ये डिप्लोमेसी कोई चीज़ परमानेंट नहीं रहती है। शेख हसीना परमानेंट नहीं, मिजाज बदलते देर नहीं लगती। नेपाल का आपने मिजाज बिल्कुल बदलते देखा। शेख हसीना के पिताजी, जिनको भारत ने मदद की एक नया मुल्क बनाने में, देश बनाने में, याद रहे कि 1944 में उन्होंने एक सादिक नाम के और एक स्कॉलर के साथ मिलके उन्होंने एक बुकलेट लिखी थी, और पॉपुलेशन इकोनॉमिक डिलिमिटेशन, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि बिना असम के ईस्ट पाकिस्तान वायबल नहीं है, और उन्हें कि वो हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि असम में चाय है, असम में तेल है, असम में कोयला है, असम में फॉरेस्ट है, ये सारी वो चीज़ लिखी हुई है, इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड।
तो शेख मुजीब भी बाय द वे वो बहुत बड़े वोटर ही थे पाकिस्तान के, ठीक है ना। वो बाद में वो दूसरी बात हुई कि उनको एहसास हुआ कि उनको एहसास हुआ कि कई बार क्या होता है कि संस्कृति मजहब पे भारी पड़ जाती है। वही हुआ, संस्कृति मजहब पे भारी पड़ी। अब मजहब संस्कृति पे भारी पड़ रही है, तो संस्कृति जब भारी पड़ी तो वो बन गया, बांग्लादेश बन गया। इस बात का एहसास अभी भी पाकिस्तान को नहीं है। तो एनीवे उन्होंने फिर ये किया। फिर उसी जो बुकलेट की जो मैं बात कर रहा हूँ उसी से प्रेरित होके इन्होंने एक किताब लिखी, भुट्टो ने, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऐसे कर। उसमें उन्होंने लिखा कि सब लोग, उन्होंने कहा कि सभी लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो असली मुद्दा है वो कश्मीर है, लेकिन उससे कहीं सीरियस मुद्दा आसाम। तो मेरा अपना जो मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज में मेरा जो अपना अनुभव रहा है कि जब भी ये नॉन शेख हसीना सरकार आती है तो वो पाकिस्तान के लिए भी वो एक बेस हो जाता है, ऑपरेटिंग बेस। ओके। पाकिस्तान के लिए भी ISI बहुत एक्टिव था, इसीलिए आपको उल्फा ये सब सारे बनाने में। अब हाँ, इससे एक और मैं आपने सुना होगा ये पूरा चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में जो उल्फा के कैंप्स वगैरह थे। तो जो हम बात कर रहे थे ये सेक्रेड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यूनिटी, हिस्टोरिकल यूनिटी, ये बात मैंने एक जगह पे गुजरात में एक राष्ट्रीय कथा शिविर होता है बच्चों के लिए, उसमें मैं बोल रहा था। तो एक आसाम के IG साहब थे, उन्होंने ये बात कही कि साहब आपने इतनी अच्छी बात कही है कि जब हमने उल्फा वालों को ये चीज़ें बताई तो उन्होंने कहा कि हमको तो ये सब मालूम ही नहीं। जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि 3 चीज़ें हिंदुस्तान को जोड़ती हैं, संस्कृत, साड़ी और संगीत। और जो मैंने आपको पूरा आसाम का एक एग्जाम्पल, कहते ये चीज़ें हमको बताई ही नहीं गई। हमको हमेशा इसी बात पर इसरार किया गया कि आप बिल्कुल भिन्न हो, आप तो मंगोलाइड रेसेस हो, आपका कुछ लेना देना नहीं है हिंदुस्तान से। तो इसीलिए कहते हैं कि इट इज़ ऑल वॉर ऑफ नैरेटिव्स। अगर हिंदुस्तान नॉर्थ ईस्ट में इतने सालों तक अगर इंसर्जेंसी झेला है, इतने लोग जान गंवाए हैं, इंसर्जेंसी एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम बैटल ऑफ आइडियोलॉजिकल नैरेटिव्स हम हार गए थे। साहब एक क्रिश्चियन मिशनरी कैसे एक्सपैंड कर गया? कहाँ मैंने घटोत्कच, हिडिंबा, भीम और कामाख्या और इसकी बात की, और यही जो 1826 वगैरह के एक आदिराम जडसन नाम का एक अमेरिकन मिशनरी था, वो गया और पूरे इलाके को उसने कन्वर्ट कर दिया। कहीं पे यू स्टार्टेड लूजिंग द वॉर ऑफ नैरेटिव्स। भावनात्मक एकता वो छीन ली उनसे। और क्या है कि जब आप किसी वहां के रहने वाले आदमी से उसकी मां ब्रह्मपुत्र छीन लो, उससे हिमालय छीन लो, उससे माउंट एवरेस्ट या सागर माथा आप ले लो, तो वो आदमी फिर वो he is like a rootless. He is rootless. He is like a misguided missile, unguided missile. उसको आप किसी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो। अब ये किसकी, हम ये बात मानते हैं कि उस समय हम खुद ही गुलाम थे। और कोई भी मिशनरी वो आपको ये बोल के बोलेगा कि तुम लोग बहुत महान सभ्यता के लोग हो, इसलिए हम उसको और महान बनाने के लिए, वो तो नहीं बोलेगा ना। वो तो कहेगा कि तुम तो बिल्कुल एकदम यू आर एबिसमली लो, आप बिल्कुल निम्न स्तर पे थे, हम वहां से आपका उत्थान। और चर्च में यही बकवास करते हैं। तो ये चिकन नेक की आप जो बात कर रहे हैं, तो ये देखिए ये क्या था कि कहीं पर मुझे ये लगता है, तो शर्जील इमाम को आश्वासन कहाँ से मिला
इसको आश्वासन एक जिहादियों से ही नहीं मिला, इसको आश्वासन ये जो विदेशी महिला है, ये विदेशी महिला से भी इनको आश्वासन मिला है। जिहादियों की साठगांठ कुछ चाइनीज़ उससे भी चाइनीज़ जो लिवरेज जो रखते हैं, जो इंटेलिजेंस है, उनके साथ भी है। और तभी आपने देखा कि डोकलम क्राइसिस में ये विदेशी महिला का बेटा ये चुपके वो गया था चाइनीज एम्बेसी में। ये चाइनीज को मदद करना चाहते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पेनिट्रेट करो। इसीलिए आपने देखा होगा कि उसी के तहत दार्जिलिंग में उस समय इन्होंने उथल पुथल करवा दी थी उसी दौरान, कि ताकि आप सीधे पेनिट्रेट करके, आप इधर डिस्ट्रैक्टेड रहो, इधर हम पेनिट्रेट करके उनको चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर या चाइना चुंगी चिटागोंग कॉरिडोर बनाने में आप मदद करो। तो ये विदेशी महिला का ये पुत्र गया था वहाँ पे, और ये विदेशी महिला ये एमओयू साइन करने गई थी। क्या एमओयू साइन किया है? क्या हमारे जो हमारा न्यायालय है या हमारी न्याय प्रणाली है, जहाँ देश की इस तरह से देश की हिफाजत का सवाल आ जाए, आप वो सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या विदेशी महिला को पुलिस स्टेशन में ले जाके इंटरोगेशन नहीं करना चाहिए कि तुमने एमओयू साइन क्या किया और ये क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं, और किस कंपल्शन में तुम वहां गई थी, किस कंपल्शन में तुम्हारा बेटा गया था? और इस बात पर मुझे सरकार से, वर्तमान सरकार से बहुत नाराजगी। तो आप जो कह रहे हैं कि तो ये आश्वासन मिला कहां से इनको? ये इसी से मिला। और ये डोकलम क्राइसिस में इनके साथ बहुत लोग वो तो मना रहे थे कि किसी तरह डोकलम में वो मना रहे थे कि भारत को सेटबैक लगे। अभी जो लद्दाख में हुआ वहां ये सेटबैक का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब वही है साहब कि जब वक्त आ जाता है तो कोई किसी का ये आप किसी का कुछ नहीं कर सकते हो। आप वक्त आपके खिलाफ है। इनको बात को एहसास होना चाहिए। अभी दुकानों का शटर जो है ना, वो है ना, जब वो बंद होता है तो दुकानों का शटर जो है वो डरते कुछ लोग मतलब आधी खोल के रखते हैं कि जैसे उन्होंने मुआयना किया हालात का, और अगर उनको लगा कि ठीक है मामला तो शटर ऊपर कर देंगे। अगर उनको लगा कि नहीं खतरा है और जैसे ही थोड़ा हंगामा हुआ फिर शटर डाउन करने के भी मोड में रहते हैं। तो इनसे मेरी यही गुजारिश है कि अब आप शटर बंद करके आप चले जाइए अपनी अगर हिफाजत चाहते हैं। तो ये जो आप स्ट्रैटेजिक जो ये कह रहे हैं, ये डोकलाम का, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, शर्जिल इमाम का, अब बताइए कि 98 में जो चिंता इन्होंने व्यक्त की थी जनरल सिन्हा ने, उसी चिंता को हथियार बना के शर्जिल इमाम इस्तेमाल कर रहा है। और ये तो बिहार का रहने वाला आदमी है, ये जेएनयू में पढ़ा है और जेएनयू में पढ़ा है और पीएचडी कर रहा है, और पीएचडी पढ़ा है। और आप कुछ अगर बोल दो तो लोग कहेंगे कि नहीं यहाँ पे तो यहाँ बड़ा खौफ है, इस डिस्पेंसेशन के नीचे बहुत खौफ है। ये सरकार ने फ्री स्पीच का जो राइट है वो छीन लिया। क्या क्या बोलते रहते हैं, बड़े इनटॉलरेंट लोग हैं। तो ये टॉलरेंस इनटॉलरेंस इसका जो आप ये करते कि ऐसा टॉलरेंस अगर देश को के टुकड़े कर दे, मुझे ऐसा टॉलरेंस नहीं चाहिए। तो आपने इसके बारे में ये पूछा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में। बड़ा ही एक सेंसिटिव इलाका है, जस्ट 60 किलोमीटर्स बाई 22 किलोमीटर। वो भी मजहब की देन है। वो भी मजहब की देन है। अगर बांग्लादेश मुसलमान ना बना होता तो आप समझिए इट वुड हैव बीन वन कंटिग्यूअस टेरिटरी। अगर तिब्बत चाइना के कब्जे में नहीं होता, इट वुड हैव बीन मच लार्जर एक्सेस हमारा ये होता। और बाय द वे, देवी के टुकड़े तिब्बत में भी गिरे,
कैलाश के पास गिरे। अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेके चले, हमारी जो पूरी सनातन संस्कृति है उसमें उसमें कैलाश, मानसरोवर, ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से निकलता है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। भाई किसने नाम रखा कैलाश? कोई उसका आपके पास है कार्बन डेटिंग? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन आपने तिब्बत को चाइना बना दिया। आपने तिब्बत को चाइना बना दिया। अब आप उसको इंडो तिब्बत बॉर्डर नहीं बोलते, आप इंडो चाइना बॉर्डर बोलते हैं। आपने ITBP बना रखी है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं वो तो चाइना बॉर्डर है। तो नरेटिव तो पहले से ही गलत हो गया। जी अगर आप कहें कि हमारा तिब्बत बॉर्डर है तो उससे तिब्बत जिंदा रहता है हर दिन, और जब आप उसे कहते हैं कि इंडो चाइना बॉर्डर है तो जनरेशन समझती है कि वहाँ है ही नहीं कोई तो ये तिब्बत। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके ये जो समन्वय मैं देख रहा हूँ, ये शर्जिल इमाम का जो बयान है, ये विदेशी महिला का वहाँ MOU साइन, ये साथ में वो भी जोड़े ना कि वो जिसका बाप गद्दारी में एक 10-11 साल जेल में रहा, उसका बेटा चाइना की मदद से 370 वापस लेने की बात कर रहा है, वही उससे वापस कर रहा है।